हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास यूनिट नंबर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड्स मॉडल और जे थॉमसन्स मॉडल। इन सब के बाद नंबर आता है किसका? मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आज हम करंटली जिसको पढ़ रहे हैं, यानी आज की दुनिया में जो स्ट्रक्चर चलता है उसका नाम है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि हमने पढ़ा था बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर, और बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आया था वो था ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड एनर्जी सर्कुलर पाथ विच इज नोन एज ऑर्बिट। Electron is rotating around the nucleus in a fixed energy circular path known as orbit. But the concept of modern atomic structure gives the first thing is orbital. उसने ऐसा माना कि इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज ए वेव। इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, ठीक है। According to the modern atomic structure, electron is a wave and it will move like a wave, यानी वो इस तरीके से एक वेव की तरफ मूव करता हुआ चलता है। क्लियर है? तो जो फर्स्ट अजम्पशन थी मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर की वो ये थी, इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक ए वेव। ओके, तो इसके बाद ये बोलता है इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। According to this structure, electron is behaving like a wave. तो बोलता है what is the orbital? The space around the nucleus, where probability of finding electron is maximum। यानी एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसी जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। वो ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रॉन वहीं पे है, ये तो वो कहता था ऑर्बिट तो कहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और ऐसी जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलता है, जहाँ होता है, उसका नाम क्या होता था? ऑर्बिट। लेकिन नहीं, बोर के बाद मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर ने माना इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो लगातार मूव कर रहा है, वो एक जगह हो ही नहीं सकता, उसकी पोजीशन तो लगातार बदल रही है, इसलिए आप ये कह ही नहीं सकते कि यहाँ है। आप सिर्फ इतना कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है। क्लियर है? तो देखो, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, द स्पेस नहीं, द 3 डायमेंशनल स्पेस, द 3 डायमेंशनल यानी 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें होंगी उसके पास। द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। यानी अगर मैं ऑर्बिट की बात करूँ तो दिस इज़ योर न्यूक्लियस एंड दिस इज़ ऑर्बिट, यानी एक सर्कुलर ट्रैक है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जबकि न्यूक्लियस के मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो दिस इज़ योर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे? अपना ऑर्बिट, है ना। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह चलेगा। इलेक्ट्रॉन कभी सिंपल रास्ते से नहीं चल रहा, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह चलेगा। दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे भी हो सकता है, मैक्सिमा पे भी हो सकता है और मिनिमा पे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चारों तरफ ये जो ट्रैक बनाया मैंने, ये जो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या है? प्रोबेबिलिटी। दोनों स्ट्रक्चर्स में पता चल गया। ये कहता था इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 100% फिक्स है, लेकिन ये कहता है ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम बता सकते हो कहाँ है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे बैठा हुआ। तो ऑर्बिटल मॉडर्न स्ट्रक्चर में काम आएगा, और बोर मॉडल में क्या आता था? ऑर्बिट। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, तो लिखोगे ऑर्बिट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन ए फिक्स एनर्जी पाथ, ए फिक्स्ड एनर्जी सर्कुलर पाथ where electron is rotating about the nucleus. A 3-dimensional space around the nucleus where probability of finding the electron is maximum known as orbital. एक ऑर्बिटल में maximum number of electrons can be 2n का स्क्वायर, और मैंने ये भी बताया था n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होती है, ठीक है। एक ऑर्बिट की वैल्यू, n की वैल्यू पहले ऑर्बिटल के लिए 1, दूसरे ऑर्बिट के लिए 3, तीसरे ऑर्बिट के लिए 3rd होती है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल,
किसी भी ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं? 2। किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। क्लियर है? ऑर्बिट बोर कॉन्सेप्ट से आया था। ऑर्बिटल जो होता है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर से आता है। ऑर्बिट की शेप, ऑर्बिट की जो शेप होती है दैट इज फिक्स्ड और सर्कुलर। सर्कुलर होती है, फिक्स्ड होती है, या फिर उसकी शेप 2 डायमेंशनल होती है। शेप कैसे डायमेंशन में होती है? 2 डायमेंशन में। शेप उसकी हमेशा फिक्स है, उसकी शेप हमेशा सर्कुलर होगी और वो 2 डायमेंशन में ही एग्जिस्ट करता है। इसके बाद बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल की शेप ऑफ ऑर्बिटल इज़ नॉट फिक्स्ड। इसकी शेप कभी भी फिक्स्ड नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का नाम क्या है? एस ऑर्बिटल है। इसकी शेप होगी स्फेरिकल। इसकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल, लाइक दिस। ऑर्बिट, अगर आपका ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कौन सा है? पी भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है? पी ऑर्बिटल भी हो सकता है। पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डम्बल। पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डम्बल, प्लस माइनस प्लस। समझ में आया? देखो एक बार ध्यान से इसको। ये बोल रहे हैं कि भाई आपका कोई भी ऑर्बिट होता है उसकी शेप फिक्स है, उसकी फेस हमेशा सर्कुलर पाथ होगा। लेकिन हाँ, ऑर्बिटल में ज़रूरी नहीं है सर्कुलर हो, वो स्पेरिकल भी हो सकता है, वो डम्बल भी हो सकता है, यानी ऐसे डम्बल, ऊपर प्लस वेव फंक्शन और नीचे वेव फंक्शन क्या होगा? नेगेटिव। और मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ, दिस इज़ नॉट द चार्ज। कभी कहो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऑर्बिटल में तो ये चार्ज होगा नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस क्या है? प्लस और माइनस होता है साइन, साइन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का साइन होता है, वेव फंक्शन का साइन होता है। को बहुत बार टीचर यही पूछता है, जब भी कुछ उसको अच्छा पूछना होता है वो हमेशा ये कहता है बताओ ये चार्ज है या कुछ और है, तो कहोगे दिस इज़ नॉट द चार्ज, दिस इज़ द साइन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का साइन होता है। तो ऑर्बिटल स्फेरिकल हो सकता है, ऑर्बिटल डम्बल हो सकता है, लेकिन ऑर्बिट हमेशा कैसा होगा? सर्कुलर। याद हो जाएगा इसे डिफरेंस? ठीक है। पहला डिफरेंस डेफिनेशन, फिक्स एनर्जी सर्कुलर पाथ जहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ऑर्बिटल। यहाँ 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये स्पेरिकल होगा हमेशा, ये स्पेरिकल, डबल डम्बल, डम्बल कुछ भी शेप हो सकती है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। दीज आर द बेसिक डिफरेंस अबाउट द मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बोर मॉडल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्वांटम नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यूनिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स इस यूनिट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम नंबर्स। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स। एक्चुअली में जैसे इंडिया में किसी भी गाड़ी को देखो, किसी भी कार को देखो, उस कार की एक नंबर प्लेट होती है और उस नंबर प्लेट से मैं पता लगा सकता हूँ ये कार कहाँ से की रजिस्टर्ड है। ये कार दिल्ली रजिस्टर्ड है, ये राजस्थान में रजिस्टर्ड है, हरियाणा में रजिस्टर्ड है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से ज़िले या कौन से ब्लॉक से ये बिलोंग करती है ना। तो यानी हर कार का एक फिक्स्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ऐसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर का सेट दिया गया। तो दैट मीन्स क्वांटम नंबर इट इज़ द सेट ऑफ 4 नंबर, सेट ऑफ 4 नंबर। जैसे हर कार का एक नंबर होता है, हर इलेक्ट्रॉन का एक नंबर होता है। कितने डिजिट होते हैं उसमें? 4। सेट ऑफ 4 नंबर which provides complete information about an electron। किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे क्वांटम नंबर के थ्रू मिलती है। कितने नंबर्स का सेट होता है? जर्नली 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे किसी इंसान का एड्रेस बताना है, भाई उसकी कंट्री कौन सी है, कंट्री के बाद आ जाते हैं स्टेट कौन सी है, स्टेट के बाद आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आ जाते हैं कौन से गांव में रहता है। ऐसे बताया जाता है किसी का एड्रेस, कौन से देश का है, कौन से स्टेट का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कौन से विलेज से वो बिलोंग करता है। ये सारी चीज़ें उसके एड्रेस में आती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का भी कोई एड्रेस होता होगा, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का भी कोई एड्रेस होता होगा। उस एड्रेस के लिए 4 चीज़ें बतानी ज़रूरी होती है और उन चारों को क्या बोला जाता है? क्वांटम नंबर्स।
सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ए सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ए सेट ऑफ क्वांटम नंबर कैन नेवर बी सेम फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। जैसे दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स कभी मैच नहीं होंगे, इस दुनिया में दो इंसानों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होंगे, ऐसे ही किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठे लेना कि सेट ऑफ ए क्वांटम नंबर, एक क्वांटम नंबर का सेट कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता। यानी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक क्वांटम नंबर का सेट नहीं होगा, दोनों के लिए अलग अलग होगा, चाहे डिफरेंस एक का है। यानी दो कार के नंबर, दो कार्स के रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकते, चाहे एक ही डिजिट का फ़र्क आए, फ़र्क ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही क्वांटम नंबर कभी चारों सेम हो ही नहीं सकते एक इलेक्ट्रॉन के लिए। नेक्स्ट, क्वांटम नंबर्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए रिस्ट्रिक्शन, यानी लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन यानी लिमिटेशन ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी उनकी अपनी एक क्या होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी। क्वांटम नंबर्स हमेशा एक रिस्ट्रिक्शन को बताते हैं कि भाई ये लिमिट है, ये इलेक्ट्रॉन की एक लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन के पास कुछ भी, है ना। अगर मान लो मुझे ये पता चल जाए कि मुझे राजस्थान RJ करके आगे कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो मैं उसको देख के ये कह सकता हूँ ये गाड़ी इस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड है। RJ 14 लिख दिया, जयपुर की गाड़ी है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता जयपुर से थोड़ा सा इधर हो, थोड़ा सा उधर गाँव हो, लेकिन रजिस्टर्ड जयपुर में। ऐसे ही क्वांटम नंबर से एक लिमिट बताते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसा ऐसा हो सकता है, लिमिट, रिस्ट्रिक्शन बताते हैं। क्लियर है। तो तीन चीज़ें याद रखनी है। क्वांटम नंबर का क्वांटम नंबर एक चार नंबर्स का सेट होता है, सेट ऑफ 4 नंबर्स, जो सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा। कभी भी कैन नेवर बी सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, इट कैन नेवर बी सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी एक सेट क्वांटम नंबर का सेम नहीं हो सकता, और ये हमेशा एक रिस्ट्रिक्शन या एक लिमिटेशन को बताते हैं। वो हमेशा एक रिस्ट्रिक्शन या किसको बताते हैं, एक लिमिटेशन को बताते हैं। कौन से 4 क्वांटम नंबर होते हैं? 4 क्वांटम नंबर में पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर होता है एजीमिथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर हमारा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर। यानी हमारे पास टोटल कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4। वी हैव ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। पहला क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, चलिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर was given by बोर, यानी नील बोर्स जो था, जिसने बोर एटॉमिक मॉडल दिया था, उसी ने दिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप देख के पता भी लगा सकते हो, क्योंकि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल ऑफ n। और मैंने बहुत बार पढ़ा है n ऑर्बिट का नंबर होता है, और वो कौन से मॉडल में आया था? बोर मॉडल में। इसलिए लिख दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसने दिया? बोर ने, क्योंकि ये कौन से मॉडल में यूज़ हुआ था? बोर मॉडल में यूज हुआ था। क्लियर। वैल्यू, लिमिटेशन, n की वैल्यू हो सकती है 1, n की वैल्यू हो सकती है 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन थी, क्या रिस्ट्रिक्शन थी? n कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, दिस इज़ द लिमिटेशन। n कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती आपकी? 0 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती। n की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती? 0, बाकी कोई भी वैल्यू उसके पास हो सकती है। आप देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n, and what n represents? It tells about orbit और मेन एनर्जी सेल। किसी भी इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी सेल के बारे में बताता है। जैसे किसी इंसान के एड्रेस का पहला वर्ड होता है इंडिया, कंट्री,
है ना, तो उसकी कंट्री क्या है, इंडिया, है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी किसी इलेक्ट्रॉन की कंट्री बताता है कि कौन सी मेन सेल में प्रेजेंट है। सेल नंबर 1 हो सकती है के सेल, सेल नंबर 2 हो सकती है एम सेल, सेल नंबर 3 हो सकती है एन सेल। ऐसे तो था। ये एनर्जी है, एन की वैल्यू 1 हो सकती पहली सेल, सेल नंबर 2 एन 2, सेल नंबर 3 एन की वैल्यू 3, सेल नंबर 4 एन 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर always tells about the orbit, always tells about orbit or the main energy cell in which electron is present। मतलब उसकी कंट्री के बारे में बताएगा। जब मेन सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बारे में। पहली सेल के सेल, दूसरी सेल एल सेल, तीसरी सेल एम सेल, नेक्स्ट सेल क्या होगी, एन सेल, है ना। और ये भी बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी सेल में, मेन सेल में कितने होते हैं, 2n का स्क्वायर। कितने होते हैं, 2n का स्क्वायर। तो 2 इंटू एन, 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18, 2 इंटू हाँ भाई 4 का स्क्वायर 32। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम फोर्थ सेल में, 32। तो ये इन्फॉर्मेशंस और एनर्जी जनरली ये बताते हैं। देख लीजिए फिर से एक बार। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय बोर एंड दिस रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल ऑफ एन, एंड एन कैन हैव ए वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5 और 6। एवरी वैल्यू रिप्रेजेंट्स एन एनर्जी सेल। यानी मेन सेल एन इज इक्वल्स टू 1, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, एस सेल, कोई भी एक्स वाई जेड सेल होगी। एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिट तक जा सकती है, पॉसिबल है, बाकी हमें यूज़ नहीं करते उस वैल्यू को, ठीक है। एन की लिमिटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एन की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती, 0। इट कैन नॉट हैव ए वैल्यू ऑफ 0। एन, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n का स्क्वायर। और ये मेन सेल के बारे में बताता है। क्वांटम नंबर सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीमिथल क्वांटम नंबर। सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीमिथल quantum number. Azimuthal quantum number was given by Sommerfeld. This was given by Sommerfeld. Sommerfeld नाम का एक साइंटिस्ट था, given by Sommerfeld, and this is represented by a symbol of L। जैसे वो N से रिप्रेजेंट होता था, ये किससे रिप्रेजेंट होता है, L से। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी होगी, L बताता किसके बारे में, दिस टेल्स अबाउट सब सेल, दिस टेल्स अबाउट सब सेल, ठीक है। किसके बारे में बताता है, ये सब सेल। ये किसके बारे में बताता था, सेल। सेल थी, सेल किस में टूट गई, सब सेल में। कंट्री थी, कंट्री किस में टूट गई, स्टेट्स में। तो ये कंट्री, ये स्टेट्स। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द सेल। व्हाट आर द सेल्स। L की वैल्यू 0 हो सकती है, L की वैल्यू 1 हो सकती है, L की वैल्यू 2 हो सकती है, L की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3। सब सेल मैं बताता हूँ, अगर आपके पास L की वैल्यू 0 है तो आप सब सेल का नाम लिखोगे S। फॉर ए S सब सेल L इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। यानी S सब सेल के लिए L की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0। या उल्टा बोल लो, अगर तुम्हें दिख जाए कहीं पे भी लिखा XYZ, कहीं पे भी लिखा दिख जाए S, L की वैल्यू 0, याद रह जाएगी। अगर आपको लिखा दिख जाए P, L इज इक्वल्स टू 1, P, L इज इक्वल्स टू 2, D सेल, D सब सेल, D सब सेल, L इज इक्वल्स टू 3, F सब सेल। होती इससे भी आगे, लेकिन हमारा यूज़ नहीं होता, दैट्स वाई हम उसको आगे स्टडी भी नहीं करते। GHIKL, J नहीं होता है, J नहीं होता है, I के बाद सीधा K आता है, ठीक है। वहाँ तक जाना नहीं है। बात देखो, L की वैल्यू 0 S सब सेल, L की वैल्यू 1 P सब सेल, L की वैल्यू 2 D सब सेल, L की वैल्यू 3 F सब सेल। क्लियर बात। S P D F क्या होती है, सब सेल। कहाँ से आती है, सेल जब टूटती है, सेल जब टूटती तो क्या बनती है, सब सेल। अगर तुम्हें कह दे कोई F तो L की वैल्यू 3, चाहे कहीं पे भी लिखा हुआ F। कोई कहते तुम्हें D 2, कोई कहते P, L की वैल्यू 1, कोई कहते S, L की वैल्यू 0, कहीं पे भी लिखा हुआ हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, याद रह जाएगा। आगे
पिछली बार एक लिमिटेशन पड़ी थी कि n की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती, 0। तो यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, L मैक्सिमम n-1, L की बड़े से बड़ी वैल्यू दिए गए क्वांटम नंबर प्रिंसिपल के लिए कितनी हो सकती है, n-1। क्लियर है, कितनी हो सकती है L की बड़े से बड़ी वैल्यू n-1। और कोई पूछे पॉसिबल क्या क्या है, भाई 0 भी हो सकती है वैल्यू किसी की, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी। ठीक है, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कितनी वैल्यू लूँ, 1 लूँ, 2 लूँ, 3? क्या देखो फॉर्मूला, L मैक्सिमम n-1। जैसे मैं समझाता हूँ, देखो अब समझ में आएगा कि मैंने बोला क्या वो। मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, लेट्स कंसीडर वी हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 1, यानी फर्स्ट सेल आपके पास। कौन सी सेल आपके पास, फर्स्ट सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 1। अब मुझे ये पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको पता है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो वहाँ बड़े से बड़ा एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना आएगा, यानी L मैक्सिमम = n-1। हेयर n = 1, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। यानी आपके पास बड़े से बड़े L की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। अब यहाँ पे 0 ही है, 0 से छोटा तो होता ही नहीं L, तो सीधी वैल्यू कितनी होगी, एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, वो क्या होगी, 0। और जब L = 0 आ जाएगा तो S सब सेल बन जाएगा। फिर से सुनो, तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसने 1 दिया, अगर किसी ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 दिया तो कौन सी सेल के बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट सेल के बारे में। फर्स्ट सेल में कितनी सब सेल होंगी पता लगाएंगे, किस फॉर्मूले से, L मैक्सिमम = n-1 लगाया, तो मुझे पता चला बड़े से बड़ा L कितना हो सकता है, 0। अब इससे छोटा तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ कितना लिख दो, 0। कितनी, ओनली 1 सब सेल। कितनी सब सेल हो गई, एक सब सेल। और L = 0 ही पॉसिबल है, इम्प्लाइजस कौन सी सब सेल आएगी, S सब सेल। यानी फर्स्ट सेल में सिर्फ क्या पॉसिबल है, 1s। फर्स्ट सब सेल में क्या पॉसिबल है, 1s। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, वाई 1p 1d 1f आर नॉट पॉसिबल, 1d 1p 1d 1f 1p 1d और 1f आर नॉट पॉसिबल। सोच के देखो, क्वेश्चन दे रखा है वाई 1d 1p और 1f आर नॉट पॉसिबल। मान लो मैं कहता हूँ 1d, कि भाई 1d क्यों नहीं आया, मैं पूछ के देखता हूँ 1d क्यों नहीं आया। तो ये कहता है कि 1d लिख रखा है, तो दैट्स मीन n की वैल्यू, तो आगे वाली जो वैल्यू होती है तो n बताती है, n की वैल्यू होगी 1। क्लियर। d आपको लिख के दे रखा, मैंने बोला था d कहीं पे भी दिखे l की वैल्यू कितनी रखोगे, 2। d कहीं पे भी दिखे l की वैल्यू कितनी रखोगे, 2। तो l = कितना आ गया, 2। दिस इज द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 1d। अब मैं चेक करता हूँ ये सही है या गलत है। सही और गलत के लिए यूज की जाती हैं लिमिटेशंस। n की लिमिटेशन से 0 नहीं हो सकता, n की वैल्यू 0 नहीं है, सही है। लेकिन दूसरी L की लिमिटेशन बोली गई थी कि L की सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है n-1। यहाँ n 1 है तो 1 - 1 कितना होगा, 0। सिर्फ पॉसिबल वैल्यू कितनी है L मैक्स की, 0। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो ये तो गलत हो गया, तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि बताओ इस दिए गए सिंबल के लिए आपके क्वांटम नंबर क्या क्या होंगे। तो कैसे लिखोगे, जो आगे आगे नंबर लिखा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो SPD लिख रखा है उससे L की वैल्यू आएगी। अब वो ये भी पूछ सकता है इट इज़ करेक्ट और नॉट, तो क्या लिखोगे, लिमिटेशन देखोगे। लिमिटेशन ये थी n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, भाई n की वैल्यू 0 नहीं है। L मैक्सिमम n-1 हो सकता है, L मैक्सिमम निकाला, 1 - 1 0, हमारे पास कितना आया, 0। और क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 2। ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, L की वैल्यू कितनी आ गई, 2। पॉसिबल कितनी है, 0। तो दैट्स वाई पहली सेल में सिर्फ कौन पॉसिबल होगा आपका, 1s। पहली सेल में ओनली कौन पॉसिबल होगा, 1s। ऐसे में 1p और 1d के लिए भी निकाल सकता हूँ, 1f के लिए भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, मान लो दूसरा n = 2, तो इसका मतलब है सेकंड सेल के बारे में बात कर रहे हैं। n = 2 का मतलब वो कितनी सेल, कौन सी सेल के बारे में बात कर रहा है, n = 2 सेल के बारे में। अब मैं चेक कर लेता हूँ, n = 2 सेल के लिए मैक्सिमम n, L मैक्सिमम n-1, 2 - 1 कितना, 1। समझ में आ गई सबको ये बात, कि मैं ये चेक करना चाहता था कि मेरी सेकंड सेल में कितनी सब सेल होंगी, तो मैंने देखा 2 - 1, 2 - 1 कितना आया, 1। यानी सबसे बड़ा L कितना हो सकता है, 1।
एल की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है 1। तो देखो क्या एल की वैल्यू 1 से कोई छोटी है 1 भी है और 1 से छोटी भी है। तो एल की कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी, एल की बड़े से बड़ी 1 रखनी है तो छोटी क्या रख सकते हो 0 और बड़ी क्या रख सकते हो 1। ये बात कितनों को समझ में आई। फिर से देखो तुम्हें ये पता करना इस सेल में कितनी सब सेल है, तो क्या लिखोगे एल मैक्सिमम कितना है, तो n-1। n-1 करके देखा तो बड़े से बड़ा l कितना हो सकता है 1। तो बड़े से बड़ा ही तो 1 हो सकता है, इससे छोटा भी तो हो सकता है कितना 0। तो 0 और 1, जब किसी का l 0 हो जाए तो सेल क्या बनती है, जब किसी का l कितना हो जाए 0 तो सेल क्या बन जाती है आपकी, सेल बन जाती है S, 2 आगे लगा हुआ था 2S। l = 1 तो सब सेल कौन सी P, सब सेल कौन सी P। तो सेकंड सेल में कौन कौन सी सब सेल्स पॉसिबल है 2। सेकंड सेल में कौन कौन सी सब सेल्स पॉसिबल है 2, है ना, 2S और 2P, 2S और 2P। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 3 आ जाए तो सेल नंबर कितना होगा, सेल नंबर होगा इसका तीसरा, एनर्जी लेवल नंबर कितना हो गया 3। अब चेक करता हूँ एल मैक्सिमम कितना होगा 3 - 1 कितना 2। बड़े से वैल्यू कितनी हो सकती है एल की 2 हो सकती है। तो छोटी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी। 0 होगा तो बनेगा S, बड़ी होगी तो 1 होगा तो P, 2 होगा तो D, यानी 3S 3P और 3D। थर्ड सेल कितनी सब सेल्स में टूटती है 3 में, सेकंड सेल कितने में टूटती थी 2 में, फर्स्ट सेल 1 में। यानी जितना सेल का नंबर उतनी ही उसमें सब सेल। चेक करते हैं फॉर्मूला लगेगा नहीं, n = 4, इसमें कितनी सब सेल आनी चाहिए 4। तो ये सेल नंबर कितना है 4। एल मैक्सिमम याद करते हैं किस तरीके से निकलता था n-1, 4 - 1 कितना आया 3। ये तो मैक्सिमम है, इससे छोटा क्या हो सकता है 0, इससे बड़ा 1, इससे बड़ा 2, सबसे बड़ा कितना 3। जिसका L 0 हो वो सेल होती S, 1 हो P, 2 हो D, 3 हो F। तो ये क्या बनेगा 4S 4P 4D और 4F। कितनी सब सेल 4। आई ना समझ में, कितनी सब सेल 4। पहले में कितनी 1, दूसरे में कितनी 2, तीसरे में कितनी 3, चौथे में कितनी 4, पाँचवें में कितनी 5। सब सेल कैसे निकलती हैं एल मैक्सिमम n-1। हाँ वो चीज़ मत भूल जाना, फिर से कह देता हूँ, किसी का L0S L1P L2D L4F, इस फॉर्मूले के साथ कंफ्यूज मत होना बेटा कि ये एल मैक्सिमम क्या चल रहा है। ये सिर्फ इतना बता सकता है कि ये सेल कितनी सब सेल में टूट सकती, इसका और कोई यूज नहीं है। एस सब सेल दिखाई दी L0 ही होगा, चाहे यहाँ पे 5 लिख रखा हो उसने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एस सब सेल पे L0 से S बनेगी, 1 से P बनेगी, 2 से D बनेगी, 0 से S बनेगी, 1 से P बनेगी, 2 से D बनेगी, 3 से F बनेगी। समझ गए, क्लियर है, ओके। चलो देखते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास एक क्वांटम नंबर लिखा हुआ है 4F, बताओ इसके लिए पॉसिबल क्वांटम नंबर्स जो दोनों पढ़ाएं वो क्या क्या होंगे। मैंने लिखा 4F, तो 4 n की वैल्यू कितनी हो गई 4। ये F है, F के लिए मैंने क्या बोला था, जब भी F दिखाई दे L कितना होगा, F के लिए फिक्स है, F के लिए फिक्स है, L कितना होगा, L की वैल्यू 3 हो गई। मैंने कह दिया 3D, बताओ तो 3 क्या होगी n की वैल्यू, D दे दिया तो क्लियर सी बात है वैल्यू कितनी होगी L की 2। तो L की वैल्यू हर सिस्टम के लिए क्या हो गई, फिक्स हो गई, है ना। L की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे हर बार फिक्स हो जाती है। तो आपको सेल और सब सेल दो चीज़ें पढ़ाई, है ना। अगला पॉइंट जो इसी में आता है उसका नाम है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब सेल। किसी भी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 × 2L + 1, 2 × 2L + 1,
2 मल्टीप्लाइड बाई 2l प्लस 1। किसी सेल में कितने आ सकते हैं 2n का स्क्वायर। किसी सेल में कितने आ सकते हैं 2n का स्क्वायर। सब सेल में कितने आ सकते हैं 2 इंटू 2l प्लस 1, क्योंकि सब सेल कौन रिप्रेजेंट करता है l। मान लो l के लिए कितनी 0, सब सेल कौन सी होगी s। कितने इलेक्ट्रॉन 2 इंटू जमा 0 जमा 1 कितने 2। यानी s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, s सब सेल में कितने आ सकते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। l इक्वल्स टू 1 कौन सी सब सेल p। 2 इंटू 1 जमा 1 कितने इलेक्ट्रॉन 6। p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6। समझ में आया सबको फॉर्मूला 2 इंटू 2l प्लस 1। मान लो l इज इक्वल्स टू 3 आ जाता ना 2 आ जाता है, तो मैंने लिखवाया था l जब 2 हो जाए 0 s 1 p 2 d, तो यहाँ पे क्या होगा d। कौन सी सब सेल होगी भाई ये d सब सेल। सब सेल कौन सी होगी l इक्वल्स टू 2 पे d 2 इंटू 2 जमा 1 कितना इलेक्ट्रॉन 10। l इक्वल्स टू 3 कितनी कौन सी सब सेल f 2 इंटू 3 जमा 1 कितना 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं यहाँ पे 14। ये बात सबको समझ में है कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, ठीक है, जो जर्नली रिप्रेजेंट होता था n से। ठीक है, बोर ने दिया था n की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती, बट कितनी नहीं हो सकती 0। चेक करना आ जाए कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट सेट है, कैसे बताओगे। सिर्फ ये चेक करो क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं है, तो ठीक है। आगे चेक करेंगे l मैक्सिमम कितना हो सकता है वो देखेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या चेक करोगे n की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती 0। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक सेल में कितने हो सकते हैं 2n का स्क्वायर। फिर आया था क्वांटम नंबर एजिमुथल, जो बताता था किसी भी सब सेल, यानी सेल किस में टूट जाती है सब सेल में। सब सेल कितनी होंगी l की वैल्यू 0 s सब सेल 1 p सब सेल 2 d सब सेल, l की वैल्यू 3 f सब सेल। हाँ, एक क्वांटम नंबर के लिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, इससे चेक किया जाता है कि क्वांटम नंबर सही है या गलत है, n-1। क्लियर है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। दो ही मैंने पॉइंट बताए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर। बचे हुए 2 क्वांटम नंबर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जो पढ़ाया ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस करना है। ऑर्बिट फिक्स एनर्जी सर्कुलर पाथ, जहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, सर्कुलर होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 2n स्क्वायर उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल वो होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हो सकते हैं, सर्कुलर की बजाय किसी भी शेप में हो सकता हो, 3 डायमेंशन में होगा, है ना। तो यानी आपको ऑर्बिट ऑर्बिटल का डिफरेंस करना है, प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर स्टडी करना है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।